हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा वीडियो है टारगेट रूटीन वीक 18। जैसा कि हम लोग 70 बीपीएससी को लेके जो वीकली टारगेट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक सप्ताह में क्या क्या पढ़ना है, हर एक दिन का रूटीन आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होंगे, जो भी आपके पास नॉर्मल जो बुक होते हैं जनरली, उन बुक के माध्यम से आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस को लेके। और हमारा ये सप्ताह नंबर 18 है। अभी तक हम लोगों ने 17 सप्ताह में बहुत कुछ कवर किया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, पॉलिटी 90% लगभग ख़त्म हो चुका है। हमारा करेंट अफेयर हर महीने ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं, और साइंस में हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक के हम लोगों ने साइंस को कवर किया। ओके, तो हमारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रहा है इन हम लोगों ने जो ये टारगेट किया 18 वीक का। अब हम आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा अभी जैसे देख सकते हैं कि पॉलिटी लगभग ख़त्म होने के बाद है, मतलब पॉलिटी एक वीक और चलेगा, फिर हमारा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारा चलते रहेगा। फिर पॉलिटी के जगह पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को, है ना। तो ये हमारा वीक 18 का टारगेट है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है। अब इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस रूटीन में मैं आपको करेंट अफेयर का टारगेट नहीं देता हूं, क्योंकि करेंट अफेयर आपको खुद से पढ़ने हैं। ये वीकली टारगेट केवल 70 बीपीएससी के लिए ही नहीं काम करेगा, आगे आने वाले जितने बीपीएससी के एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और कोई भी अगर दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको जीएस अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है कि कौन सा टॉपिक में कितना पढ़ना है, कैसे कंप्लीट होगा जीके, उनके लिए भी ये टारगेट बहुत अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण है। ओके, तो हम लोग करेंट अफेयर दिसंबर का कवर कर चुके हैं, जनवरी का कवर कर चुके हैं, फरवरी का कवर कर चुके हैं, और जैसा कि हमारा अप्रैल खत्म हो चुका है तो हम लोग मार्च का भी करेंट अफेयर यहाँ पे ऐड कर देंगे। मार्च भी हमारा कवर। जिस मंथ का टारगेट वीकली चलेगा, जिस मंथ में हम लोग चलते रहेंगे, उसके प्रीवियस मंथ के करेंट अफेयर मैगजीन, कोई भी पब्लिकेशन का जो आपको अच्छा लगता हो, उस पब्लिकेशंस के मैगजीन्स को आप आराम से कवर कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। डेली 4 पेज 5 पेज करके, डेली 2-3 टॉपिक करके पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आपका डेली 2 घंटे करना है करेंट अफेयर, डेली 2 आवर्स आपको करेंट अफेयर करना है। ठीक है, ये आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, और बाकी जो टारगेट दिया जाएगा उसको आपको रिमेनिंग के 6-7 घंटे में कंप्लीट करना। डेली आपको 7 to 8 आवर्स कवर करना है। 7 to 8 आवर्स करते हैं तो ये वीकली टारगेट जब तक चलेगा तब तक कि आपका बहुत अच्छा खासा पोर्शन बीपीएससी के को लेके पकड़ में आ जाएगा, है ना। मीन्स कहने का प्रीलिम्स और मेंस के लेवल के तैयारी आपका ऑलरेडी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टारगेट के ऊपर, है ना। तो देखिए अभी हमारा क्या चल रहा है, ये सब तो हम लोग टॉपिक इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से कवर कर चुके हैं। और ठीक है, और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज जो मैंने पहले बताया आपको कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री अभी हमारा चल रहा है ना, हमारा टारगेट में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए जीएस पेपर 1 का पार्ट है ना। तो हमको थोड़ा इसको अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, है ना। हालांकि हम लोग मेंस के लिए बहुत अच्छा अलग अप्रोच रखेंगे। जब मेंस का एग्जाम होगा उसके 1-2 महीना हम लोग अच्छे तरीके से मतलब उसके बहुत पहले हम लोग अच्छे सवालों को कवर करेंगे, जो मेंस में सवाल आने की संभावना रहेगी। बट अभी हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग मेंस लेवल का ही पढ़ेंगे, चीज़ों को सही तरीके से पढ़ेंगे। क्या पता 8 नंबर वाला सवाल आ जाए, है ना। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े सवाल आएंगे, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स करके भी सवाल आने स्टार्ट हो गए तो उसमें सवाल आ सकते हैं। तो उस तरह के हम लोग तैयारी रहेगा। तो हम लोग जनरली हमें स्पेक्ट्रम, जो आपका स्पेक्ट्रम बुक होना चाहिए, है ना। इससे आपको बहुत अच्छे खासे इसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आपके पास बिपिन चंद्रा बुक है तो उससे उस बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी तो मैंने पूरा पढ़ाई दिया है, तो एनसीईआरटी का तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया, हालांकि 2-3 चैप्टर छूटा हुआ है क्लास 12th का, उसको हम लोग कवर कर लेंगे अभी। ठीक है, फिर घटना चक्र आपको ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बुक है ना। बाकी जो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज आएंगे, है ना, एनसीईआरटी जो कि आपको अब बीपीएससी बहुत पूछना स्टार्ट कर दिया है ना। और जैसा कि आप देखे होंगे भी हमारा साइंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का इतना अच्छा से निचोड़ कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट्स को, हर एक सवाल को करवा रहे हैं। तो एनसीईआरटी का तो टेंशन मुक्त रहिए। एनसीईआरटी के लिए आप निश्चिंत रहिए, एनसीईआरटी से कैसा भी सवाल आएगा हम उन सारे सवालों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। मीन्स कहने का मतलब आपकी एग्जाम से पहले प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा सवालों का ना, एनसीईआरटी का इतना निचोड़ हो जाएगा ना कि एनसीईआरटी से कहीं सवाल डालेगा तो आप आंसर कर देंगे। तो बाकी ये घटना चक्र पे आपका कमांड रखना है, जैसा कि हमारा होता है। क्लास 8 में पूरा पढ़ा चुका हूँ, है ना। इसका नोट्स, है ना, इसका नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया है क्लास 8 का, जनरली इंग्लिश में बनाया गया है ना, हिंदी में मैंने इसको नहीं बनाया है। ओके, लेकिन मैंने पढ़ाया है पूरा हिंदी में चीज़ों को आपको यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप
खुद पढ़ के भी नोट्स बनाया होगा, जिन्होंने अच्छे तरीके से जो हमको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको पता है क्या चीज़ें करना है ना। तो क्लास 8 का जो नोट्स है वो मैंने अपने मीन्स की बीपीएससी प्लेटफॉर्म है ना, बीपीएससी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे अपलोडेड है ना। बीपीएससी प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको ये क्लास 8, क्लास 6, क्लास 7 का आपको एनसीईआरटी का नोट्स मिलेगा। बहुत अच्छा नोट्स है। क्लास 8 का नोट्स इतना अच्छा बनाया गया है कि आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लास 10th ये मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लास 12th भी मैं ये पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारे चीज़ें आपको होने चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा कोई एक आप बुक कवर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जिसमें मैंने ये सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कराया है। बाकी आपका बचता है ये प्रैक्टिस के लिए तो करना ही पड़ेगा, और इसको अभी पढ़ना है, ठीक है, अभी पढ़ना है इसको, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए, तो ये तो हमारा पिछला दिन का रूटीन था, मतलब पिछला बार का था। हम वीक 18 में चल रहे हैं, तो हम लोग सीधे जाते हैं अपने आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। वीक 18 हमारा जनरली मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा स्टार्टिंग में, और इसलिए बीच में 2 दिन पहले आना था इस वीडियो को, लेकिन मैंने नहीं लाया क्योंकि अप्रैल आ रहा था। मैंने 2 दिन का बीच में आप लोगों को एक तरह समझे, बीच में आपको महीने में 1-2 दिन का बीच में गैप मिलता रहेगा, जिसमें आप अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हो सकता है। जैसे क्या होता है कि वीकली टारगेट 7 दिन का टारगेट होता है, तो हो सकता है बीच में 1-2 दिन गड़बड़ा जाता है किसी लोग का, हर एक लोग कंटिन्यूअस नहीं हो पाते, एक दिन गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए महीना में 1-2 दिन 3 दिन का गैप हो जाता है आपका, 2-3 दिन आपको मिल जाता है, जहाँ से आप अगर आपने नहीं कंप्लीट किया हो तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग आराम से कवर कर रहे हैं ना, आराम से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से समय विद इन टाइम आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। ओके, ये मटेरियल ये इतने अच्छे तरीके से आपको बनाया हुआ रूटीन हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मुझे इस तरह से बनाना होता, जिसमें उतना ज़्यादा यूज़फुल अगर नहीं होता, उस तरह का रूटीन मुझे अगर बनाना होता ना, तो मैं एक बार में पूरे साल का बना के मैं दे देता, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे, तो वो कोई काम नहीं करता, आप भी नहीं फॉलो करते। तो चीज़ों को मैं एक चीज़ को मैं देखता हूँ, है ना, उसके बाद मैं तो आप देखो ना, आप जो भी वीक 18 तक फॉलो किया होगा उनको पता होगा। देखिए, इंग्लिश है तो इसको डरना नहीं है, मैं हिंदी बता दूंगा, हिंदी में बहुत कुछ हिंदी में, बहुत कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ, तो उससे कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पिछले वीक 17 में क्या किया था, हम लोगों ने ब्रिटिश शासन को स्थापित करवा दिया था ना। ब्रिटिश शासन स्थापना हो गया था, प्लासी का युद्ध जीता था, बक्सर का युद्ध जीत गया था, है ना। ब्रिटिश के द्वारा जो रिंग फेंस पॉलिसी था, राज हड़प नीति है, सब्सिडरी अलायंस है, हम लोगों ने उसको देख लिया था, ब्रिटिश के को मजबूत किया था। अब ब्रिटिश जब रह रहे हैं तो ब्रिटिश के द्वारा जो पॉलिसीज आएंगे उनको हम कवर करना है। तो ये हमारा है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडियन इकोनॉमी, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों ने क्या प्रभाव डाला, है ना। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि उन्होंने रेवेन्यू पॉलिसी लाया, है ना, अस्थाई बंदोबस्त लाया, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया, महलवाड़ी व्यवस्था लाया, ये तीनों कवर कर लेना। ये तीनों से सवाल आता है कि कहाँ लागू हुआ था, कौन लागू किया था, क्या उसके अंदर प्रावधान थे। ये 3 चीज़ें, तीनों रेवेन्यू सेटलमेंट्स है, एरिया रीजन्स, फेल क्यों हो गया, है ना, क्यों फेल हो गया रैयतवाड़ी, क्यों फेल हो गया आपका महलवाड़ी। उसके बाद हम लोग देखेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हम लोग देखेंगे कि भारतीय उद्योगों, जैसे भारत में जो भी उद्योग थे उसका किस तरह से विघटन हुआ, किस तरह से विनाश हुआ, है ना। जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट था, हमारा जो हमारे एकदम पारंपरिक उद्योग थे, उसको कैसे बर्बाद किया गया, है ना। और कैसे एग्रीकल्चर, जो हम लोग एक तरह से खाने पीने के लिए खेती कर रहे थे, कैसे उस खेती का व्यवसायीकरण हुआ, कॉटन की खेती कराना, नील की खेती कराना, ये क्लास 8 में बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया है। और क्लास 8 में चैप्टर नंबर 4 आप देखिएगा एनसीईआरटी में, वीवर आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ऑनर, बहुत अच्छा बुक है ना, और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अगर पढ़ लेते हैं तो ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अस्थाई बंदोबस्त, रैयत महलवाड़ी, ये सब कहीं से भी आप कंप्लीट कर लीजिए, जो भी बुक है आपके पास वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने स्पेक्ट्रम लिखा, स्पेक्ट्रम में मिलेगा तो वहां से कर लेंगे। घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लूसेंट से एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। लूसेंट से आपको क्विक रिवीजन करना है, लूसेंट छोड़ना नहीं है। और मेंस के लिए अगर इस टॉपिक्स को मेंस के लिए पढ़ना है तो वही है कि भैया सवाल आ सकता है कि बताइए स्थायी बंदोबस्त का क्या प्रोविजन था, क्यों फेल हुआ, क्या प्रभाव डाला, सवाल इस तरह से आ सकते हैं। या सवाल कैसे डायरेक्टली आ सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय लाए गए रेवेन्यू पॉलिसीज का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, क्यों फेल हुए, कहां तक प्रभाव पड़ा। तो ये तीनों पॉलिसीज को समझा के लिखना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो इसको आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल और भी आ सकते हैं कि भारतीय जो पारंपरिक उद्योग थे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे भारत के, है ना, जो वीविंग ये सब को जो कैसे बुनते थे, कपड़े उपड़े बुनते थे, कॉटन वाला कपड़ा, ये सब चीज़ें, वो सिल्क वाला कैसे बर्बाद हो गया,
कैसे अंग्रेजों ने उसको बर्बाद किया, कैसे जो अलग अलग तरीके की मशीनें आए उन्होंने कैसे भारतीय उद्योग धंधे को चौपट किया, और फिर सब कुछ आपको इस सब चीज़ों को समझना है। मतलब इस तरीके से थोरोली पढ़ना है कि आप चीज़ों को आंसर कर पाएं। केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है यार, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या है आपको मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स में क्या पूछता है, ठीक है, और प्रैक्टिस करवा भी देंगे। फिर हम लोग आगे आएंगे एजुकेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि ब्रिटिश आए तो बहुत तरह के, जैसे कि उन्होंने भारत जो वेस्टर्न एजुकेशन था ना, जो पश्चिमी जो शिक्षा था, ठीक है, पश्चिम में जो शिक्षा चल रहा था, जो इंग्लिश है ना, उस अप्रोच को भारत में शामिल करना कि यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई किया जाएगा, है ना, वर्नाकुलर के ऊपर रोक लगाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई, है ना, बहुत सारे जैसे मैकाले मिनट आया, वुड डिस्पैच आया, है ना, रेले कमीशन आया, तो हंटर कमेटी आया, ओके। फिर यूनिवर्सिटी कमीशन वो जब आएगा वो सब, मतलब कर्जन के टाइम में, तो हम लोग बाद में पढ़ें। लेकिन जनरली हमें समझना है कि जितने भी शिक्षा के लिए, जैसे कि 1813 का जो आएगा, है ना, शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्चा करना, तो जो भी एजुकेशन के ऊपर जो भी चीज़ें आई उसके ऊपर हमारा ध्यान में होना चाहिए, है ना। जैसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आया था, है ना, ये कुछ लोगों को पढ़ा दो, आगे कुछ लोगों को पढ़ा देंगे, तो ये सब तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेट प्रीलिम्स से पूछेगा, डेट पूछेगा, प्रावधान पूछेगा कि बताइए मैकाले मिनट में क्या किस पे जोर दिया गया, बताइए वुड डिस्पैच में किस पे जोर दिया गया, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आपको ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए सवाल आ सकता है, ओवरऑल सवाल आएगा अगर आएगा तो, बट सवाल नहीं आता है वो, हाँ मेंस के लिए सवाल आता है बिहार में जो वेस्टर्न एजुकेशन था, बिहार में जो आपके टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन था, उसके ऊपर सवाल आता है, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क सवाल है, मतलब हमेशा पूछा जाता है। उसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे, अभी बिहार स्पेशल नहीं कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से कवर किया जाएगा। अभी इतना कवर कर, इसलिए मैंने मेंस में उतना खास नहीं डाला है, क्योंकि ये सब सवाल मेंस में बनेगा, बट यूपीएससी वाले एग्जाम में, बट हमारे बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है, तो हमें उतना दिमाग नहीं लगाना, बस समझना सब कुछ है, तैयार सब कुछ ले रहना, ठीक है। फिर हमें 3 तारीख को हम लोग करेंगे गवर्नर जनरल, जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हुए उनके द्वारा जो काम किए गए प्रीलिम्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसमें भी महत्वपूर्ण कैनिंग, लिटन, है ना, रिपन, हेस्टिंग्स, वारन हास्टिंग्स, है ना, आपको ब्लेजली, कॉर्नवालिस, ओके, ये सब आपके सवाल, इनके द्वारा किए गए काम पूछ देगा कि आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ, अफगान युद्ध किसके समय में हुआ, नेपाल बार, एंग्लो नेपालीज बार जो है किसके टाइम में हुआ, मतलब कौन गवर्नर, इस तरह के सवाल आपके आते हैं। और इस पूरे इसको अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, स्पेक्ट्रम में तो मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। गवर्नर जनरल एंड देयर वर्क लिखेंगे ना, गवर्नर जनरल उनके कार्य लिखेंगे ना, तो पूरा आपको सारा का लिस्ट बन के आ जाएगा। नहीं तो बीपीएससी प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन आप डाउनलोड रखे होंगे, वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल का सेक्शन में जाना है ना, तो स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको गवर्नर जनरल और उसके द्वारा किए गए कार्य का पीडीएफ आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। वो आपको वहाँ से भी आपको रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, बाकी तो प्रैक्टिस हम करवा ही देंगे। तो आपको जनरली 3 दिन आपको ये कवर करना है। फिर हम अगले वीक में हम लोग चलेंगे जनरली ब्रिटिश के बाद, मतलब 1857 के क्रांति के पहले की जो घटना है उन चीज़ों को कहने का मतलब है कि ट्राइबल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल मूवमेंट भी प्रीलिम्स का टॉपिक है और मेंस का भी टॉपिक है। फिर ट्राइबल मूवमेंट के बाद हम लोग सामाजिक सुधार के बाद बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग 1857 क्रांति के बाद की जो चीज़ें हैं उसको ऊपर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 दिन का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। और यहाँ मैंने लिख दिया इसलिए हर में फॉर एनसीईआरटी वॉच वीडियो। एनसीईआरटी आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग फील हो रहा है, चुपचाप वीडियो देख लीजिए। हम पूरा वीडियो हिस्ट्री करवा दें क्लास 6 से लेकर 12 तक के। और अभी साइंस चल रहा है, साइंस को जरूर देखिए। साइंस अगर आपका दम कमजोर है, साइंस आपको समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ना, क्या करना है, साइंस में आपको बहुत तरह के दुनिया भर के यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, कुछ नहीं होगा। आप मेरा वीडियो आप देखिए, चीज़ों को समझिए। हमने एनसीईआरटी को कैसे कवर किया है उस वीडियो में, और अलग अलग बुकों को कैसे निचोड़ बना के पढ़ाया है, और सवाल आपको दिखे हैं। आप मेरा वीडियो देख लीजिए जो मैंने पढ़ाया भी, और उसके बाद सवाल लगाइए। जो बीपीएससी अभी का जो टीचर का एग्जाम हुआ उसमें एनसीईआरटी के सवाल पूछे गए, सारा सवाल बन जाएगा आपसे। तो आपको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटी में देखिए जनरली सब कुछ खत्म ही कर चुके हैं, कुछ कुछ टॉपिक बचा है छोटा मोटा जिसको चुन चुन के लाना पड़ता मुझे। जैसे हम इलेक्शन के बारे में पढ़े, देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग संवैधानिक संस्था के बारे में पढ़े थे, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़े हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे, अब इलेक्शन के बारे में पता है कि भाग 15 में है ना, और आर्टिकल आपका 324 से लेकर 329 है, ठीक है, पता होगा। आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 328, 329 सब हम लोग कवर कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन में। अब हमें समझना है कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है,
इलेक्शन करवाने में। इलेक्शन किस तरह से होते हैं भारत में, फर्स्ट पास्ट और पोस्ट सिस्टम जो आपका होता है ना, कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों के में क्या अंतर है। दो तरह के चुनाव होते हैं ना, आपको जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है वो जीत जाता है, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझना है। ओके, कहाँ पे क्या चल रहा है अभी वो भी समझना है। जो चुनाव के लिए चुनाव सुधार जो हुए उनके ऊपर ही बात करना है, कौन कौन से कमेटियां आई चुनाव सुधार की, तरकुंडे कमेटी, ये सब जो कमेटियां आती हैं जो चुनाव सुधार को लेके, ये चुनाव कैसे होना चाहिए, पहले चुनाव कैसे होता था, अब चुनाव कैसे हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आया, क्या क्या चीजें आई, सब एनसीईआरटी में, सब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। सब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, उसको तुरंत एक दिन में रिवीजन कर लेना है, एक दिन में कवर कर लेना है। जो आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 है उसको कवर समझ लेना है थोड़ा सा, अभी इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है। और जितने भी कमेटियां, जितने भी आयोग बने चुनाव सुधार को लेके, उस सारे आयोग का नाम कम से कम और कुछ महत्वपूर्ण जो होगा तो उसको आपको याद रखना है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th में 2 बुक है। जो हमारा एक बुक है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उस बुक में चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये चैप्टर कवर कर लीजिएगा तो ये सब कुछ चीज़ आपको कवर हो जाएगा। और लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो एक दिन आपको पूरा चुनाव के ऊपर ध्यान देना है कि चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, कैसे पहले होता था, अब कैसे होता है, क्या सुधार आया, क्या चीज़ें होती हैं, क्या रूल्स होते हैं, आचार संहिता क्या होता है, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ करना है। फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा छोटा टॉपिक था। जैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारा भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, फिर कहीं कहीं पे जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जिसे अध्यक्षात्मक सरकार के बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं ना। और फिर एक है संघवाद, फेडरल सिस्टम है ना। तो आपको समझना है ये तीनों टॉपिक के ऊपर, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या डिमेरिट भी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं हैं, क्या डिमेरिट है, कौन अच्छा है भारत के लिए, है ना, ये सब कुछ कवर करना है। ओके, उसके बाद कि हमारे संविधान में, हमारा संविधान दोनों तरह है, हमारा संविधान संघात्मक भी है, हमारा संविधान एकात्मक भी है, सब कुछ है। तो कौन कौन से प्रावधान बताता है कि हमारा जो संविधान है वो संघात्मक की ओर दर्शाता है, और कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान को एकात्मकता की ओर, झुकाव की ओर ले जाता है, ये सब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें चैप्टर है, उसको आपको कवर कर लेना है एनसीईआरटी के, लक्ष्मीकांत के थ्रू। और एनसीईआरटी में भी पढ़ना है तो आप उसी बुक का चैप्टर नंबर 4 का बुक का चैप्टर 4 का नाम है एग्जीक्यूटिव। ये चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, जब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे तब वहां पे कवर किया था, तो ये आपको कवर कर लेना, ठीक है। अब हमारा बच जाता है लास्ट दिन, जो मीन है ना, जो हमारा 6 तारीख, तो 6 तारीख को भैया हमारा बच जाता है वो है केंद्र और राज्य संबंध। बड़ा टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्य संबंध के बारे में हम बात करेंगे, तो पहले तो आर्टिकल याद रखना है ना, कि पूछेगा कि बताइए कि विधायी संबंध कितना से कितना आर्टिकल के बीच में है, बताइए प्रशासनिक संबंध, बताइए वित्तीय संबंध, तो ये सब आपको याद रखना पहले तो कौन कौन से आर्टिकल्स के बीच में, बस सिंपल है जो यहाँ लिखा। फिर केंद्र और राज्य के बीच में जो समितियां बनी, जैसे राज मन्नार आयोग बना, आनंदपुर साहिब कमेटी बनाया है ना, सरकारी आयोग आया, पुंछी कमीशन आया, ये जितने भी कमेटियां बने उसका क्या थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि क्या 4-5 कमेटी है किसने। अब देखो केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा ज्यादातर क्या होता है, राज्यपाल के नियुक्ति के ऊपर लेके झगड़ा हुआ है ना, बहुत कुछ चीजें ऐसे हुई, तो वो हमें समझना है। उसके बाद जो आपका जो प्रशासनिक सुधार आयोग आया था ARC 1966 वाला, उसको देखना। तो ये तो ठीक है। अब हमें जो ध्यान रखना, आर्टिकल हमें याद कौन सा करना, जो आर्टिकल डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएंगे। आर्टिकल 248 आएगा आपसी शक्ति के बारे में, है ना, आर्टिकल 253 आ जाएगा, आर्टिकल 262 आ जाएगा, ओके, आर्टिकल 263 आ जाएगा वाटर वाला, और आर्टिकल 262 वाटर वाला इंटर स्टेट रिलेशन वाला हो जाएगा। आर्टिकल 265 आ जाएगा, कोई भी कर को बिना लॉ बनाए कोई कर नहीं लगा सकते हैं। 66 आ जाएगा, है ना, आपका संचित निधि ये सब वाला। 67 आ जाएगा आपका। तो ये सारे आर्टिकल्स तो आपको याद होने चाहिए, 4-5 तो आर्टिकल्स तो याद होने चाहिए, ओके। उसके अलावा ये सारे चीज़ें मेंस लेवल के सवाल आ सकते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस तरह के सवाल आते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है, ओके। अभी इसको आप सेंटर स्टेट का रिलेशन को समझना है अच्छे तरीके से, कैसे उनके बीच में केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह के संबंध हैं, क्यों कब
कब इनके बीच में गतिरोध पैदा होता है, विधायी संबंध क्या है, कौन से आर्टिकल बताता है, अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो मेंस में थोड़ा थोड़ा लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो। ओके, लक्ष्मीकांत पॉलिटी का सहारा ले लीजिए, चैप्टर नंबर 7 आपका है फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 7 उसको भी पढ़ लीजिए, तब सब कवर हो जाएगा। तो इतना एक दिन के लिए आपको सब के लिए एक दिन आपको रिजर्व, एक दिन अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं भाई। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो आप कोई भी यूट्यूब पर, कोई भी जहाँ पे अच्छे तरीके से किन्होंने पढ़ाया होगा, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे द्वारा ही पढ़े, तो कोई भी अगर पढ़ाया होगा तो उसके वीडियो को देख के भी सेंटर स्टेट रिलेशन मारेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन यूट्यूब पे मारेंगे, यूपीएससी लिखेंगे, आ जाएगा वीडियो बहुत अच्छे टीचर का, देख के नोट्स बना लेंगे। नहीं वैसे करना है तो गूगल पे लिख लीजिए, गूगल पे लिख के अच्छे आपके नोट्स मिल जाएंगे गूगल पे, अच्छे कोचिंग का। सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर सवाल अगर मेंस में आया हो तो उस पर सवाल भी आ जाएगा, उससे अपना शॉर्ट नोट्स बना के रख लेंगे। ये सेंटर स्टेट रिलेशन सवाल आता था, कैसे उसको बनाना है, तो ये सब थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, एक एक सोर्स बता रहा हूँ, आपको ये सब करना पड़ेगा। पूरा एक दिन आप इस पे जोर देना कि आज केंद्र राज्य संबंध समझ लेना है भाई। कोई अगर पूरे 300 वर्ड लिखने के लिए 300 वर्ड लिख देंगे केंद्र राज्य संबंध के बीच में, तो ये आपको करना है, ठीक है, आपका हो गया। अच्छा, साइंस का मैंने अभी हटा दिया है, सॉरी, मतलब कहने का मतलब है कि साइंस को हम लोग अपने वीकली टारगेट में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि साइंस में पढ़ा रहा हूं तो आपको वीकली टारगेट में नहीं रखना है। आपको एक दिन रिजर्व, एक दिन समय मिलेगा तो एक दिन में उस एक दिन में पूरा करंट अफेयर ही पढ़िए। मतलब आप तो डेली 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन उस दिन और पढ़िए करंट अफेयर, प्रीलिम्स लेवल के पढ़ लीजिए। अब क्योंकि साइंस हम करवा रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। साइंस में अभी तक कितना वीडियो हम करवा दिए हैं आपका, बायोलॉजी का है ना, बायोलॉजी का 4-5 वीडियो आ रहेगा और बायोलॉजी हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो थोड़ा सा बीच में 1-2 दिन गैप हो जाता है, नहीं मैं ला पाता हूँ वीडियो, ठीक है, बहुत सारा काम हो जाता है, सब कुछ अकेले करना पड़ता है एवरीथिंग, तो लेकिन इतना मैं करवा दिया हूँ तो आपको ये सब कंप्लीट होना। ये सारे वीडियो आपको देखे होने चाहिए, सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं, 1.5 के स्पीड करके देखिए, 2 के स्पीड करके देखिए, लेकिन सारे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, बुक है तो बुक पे नोट्स बनाइए, क्योंकि सब कुछ मैं कवर करवा रहा हूँ भाई। और जब एग्जाम आपका प्रीलिम्स आएगा ना, तब यही सब आपको मैं एक सवाल दिखाऊंगा कि सब ये सब पूरे वीडियो से एक सवाल आपको दिखेगा। मीन्स प्रीलिम्स के हर एक सवाल आपको भिड़ेगा, हर एक साइंस के सवाल दिखेंगे, साइंस के एक सब्जेक्ट के। ओके, तो ठीक है, हमारा यही टारगेट है, यही रूटीन है, तो इस रूटीन को सही तरीके से फॉलो करना है। ओके, और ये रूटीन 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का वैलिड है ना। मीन्स कहने का मतलब कि आपके 7 तारीख तक का ये रूटीन है, फिर हम लोग अगला रूटीन 7 तारीख के बाद हमारा आएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर आप लोग करेंगे और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।